Hello everyone, I am Madhu Bashini, Department of Chemistry from Bharati Group of College दूर। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म्स को हम पहले दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज बायो एंड सेकेंड पार्ट इज डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं विभिन्नताएं। ठीक है, हमारे अर्थ में लाइफ की बहुत सारी वेरिएबिलिटी पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है, बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सेस इन विच दे अकर। ठीक है, हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी वैरायटी होती है और उनमें बहुत सारी वेरिएबिलिटीज पाई जाती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। मतलब एबायोटिक जीविक, जैविक और अजैविक घटकों के बीच के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक एबायोटिक क्या होता है? एबायोटिक मीन्स ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, सॉइल फर्टिलिटी, ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके अंदर आएंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव ऑन द अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे सर्वाइव करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इन एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम इज डिपेंड अपॉन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। देन ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो अर्थ पर सर्वाइव कर रही है, इनमें बहुत सारी वैराइटीज एंड बहुत सारी वेरिएबिलिटीज पाई जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी टर्म्स है वो वाल्टर जी रोजन नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसकी डिस्कवर किया था सन 1983 में। ठीक, नेक्स्ट आता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसे हम टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। जनरली इनके 3 लेवल्स है। द फर्स्ट लेवल इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड लेवल इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड द थर्ड लेवल इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। अब हम एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक नाम से एक्सप्लेन है, किससे रिलेटेड होंगे? जीन से रिलेटेड होंगे। हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अपने अपने जीन्स होते हैं। ठीक है, ये जो जीन्स होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होते हैं और इन्हीं जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आने वाली जनरेशन है उसके फीचर्स कैसे होंगे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसका ऑर्डर कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? जीन्स के ऊपर, जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। हम एक यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, चावल की जितनी भी वैरायटीज है, ठीक है, और वैरायटी ऑफ राइस इज बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा सटाइवा। ठीक है, ये एक स्पीसीज है ओराइजा सटाइवा, जिसमें चावल की जो सारी वैरायटी है वो इस स्पीसीज में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन उन स्पीसीज में बहुत सारी वेरिएबिलिटीज होती है। वेरिएबिलिटीज मीन्स कि उस चावल का शेप हो सकता है कि वो शेप भी एक दूसरे से अलग हो, कलर में, ऑर्डर में, मतलब ये सारी वेरिएबिलिटीज उनमें पाई जाती है। तो ये था हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी जो है किससे रिलेटेड है? स्पीसीज से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ में बहुत सारी स्पीसीज है जो सर्वाइव करती हैं। ये स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी जनरली 2 टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस क्या होता है? आप नाम से ही समझ लोगे।
ऐसी स्पीसीज जिसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज रिचनेस कहेंगे। सपोज मान लीजिए ये स्पीसीज 1, ये स्पीसीज 2 और ये स्पीसीज 3 है, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर टाइम में ये 3 स्पीसीज वहाँ पे सर्वाइव कर रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज ए है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है 4, स्पीसीज 2 की क्वांटिटी कितनी है 2 और स्पीसीज 3 की कितनी है 1। तो उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर टाइम में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, स्पीसीज 1 का। मतलब स्पीसीज 1 क्या है, स्पीसीज रिचनेस है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, स्पीसीज 1 का है। तो इसे हम कहते हैं स्पीसीज रिचनेस। सेकेंड पॉइंट आता है स्पीसीज इवनेस। स्पीसीज इवनेस, स्पीसीज इवनेस का मतलब होता है समानता। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यदि स्पीसीज की संख्या इक्वल होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज इवनेस कहेंगे। सपोज मान लीजिए वहाँ पे स्पीसीज 1 की संख्या कितनी है 2 है, स्पीसीज 2 की भी संख्या कितनी है 2 है और स्पीसीज 3 की भी संख्या कितनी है 2 है। मतलब यहाँ पे सारी स्पीसीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पीसीज इवनेस कहेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। द नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में हम सभी जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, ऐसे और भी बहुत सारे इकोसिस्टम है जो हमारे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। तो ये था हमारा लेवल्स और टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है, लेकिन इस बायोडायवर्सिटी की वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में, एनवायरनमेंट में, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स कमर्शियल यूटिलिटी, इकोलॉजिकल सर्विसेज, सोशल एंड एस्थेटिक वैल्यूज इज इनॉर्मस। ठीक है, जो अब हमारा जो बायोडायवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए कमर्शियल यूटिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, इकोलॉजिकल सर्वाइव के लिए इम्पोर्टेंट है, सोशल वैल्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है, एस्थेटिक वैल्यूज के लिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे एमसी ने 1990, इन्होंने वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी को कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया है और उसे उन्होंने पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है। अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में। ठीक है, वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी पहले मैंने बताया है कि साइंटिस्ट एमसी ने जिन्होंने इसे कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया था और इसे पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया था। अब हम इसके बारे में पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा वैल्यू आता है कंजक्टिव यूज वैल्यू। कंजक्टिव यूज वैल्यू को हम डायरेक्ट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू मतलब ऐसी एनवायरमेंट में ऐसे चीज़ें जिनका हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। ठीक है, वह किसमें आ जाएगा, आपका कंजक्टिव यूज वैल्यूज में आ जाएगा। अब डायरेक्ट चीज़ें कौन कौन सी है जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं, जैसे कि फूड। ठीक है, हम फूड लेते हैं डायरेक्ट, देन ड्रग्स और कुछ मेडिसिन, ये भी हम डायरेक्ट इन्वायरमेंट से लेते हैं। ठीक है, फ्यूल्स, तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इन्वायरमेंट से डायरेक्टली लेते हैं फॉर ड्रिंक। ठीक है, तो सबसे पहले आता है फूड। फूड हम जानते हैं फूड हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, फ्रूट्स के फॉर्म में, ठीक है, अनाज के फॉर्म में, इन सारे फॉर्म में हमको फूड क्या मिलता है, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाता है, जिसे हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, देन आता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। ड्रग्स और मेडिसिन जो होते हैं वो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल देखते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये जो पेनिसिलिन है वो एक फंगस से डेराइव किया गया है, उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये जो पेनिसिलिन है वो पेनिसिलियम फंगस से डेराइव किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, क्विनीन। हम सभी जानते हैं कि क्विनीन जो होता है वो मलेरिया डिसीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मलेरिया डिसीज के लिए क्विनीन जो है एक बेस्ट मेडिसिन है। और ये जो क्विनीन है वो बार्क ऑफ सिंकोना ट्रीज की छाल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो सिंकोना पेड़ की जो छाल होती है उस छाल से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्विनीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और मलेरिया डिसीज के लिए इसको एज अ ट्रीटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम यूज की बात करें तो यूज में हमारे फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, पेट्रोल आते हैं, ऑयल आते हैं, ये सारे के सारे किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचर के द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें से फॉसिल फ्यूल्स नेचर की बहुत बड़ी देन है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्टिव यूज वैल्यूज, ठीक है। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू, ठीक है। प्रोडक्टिव यूज वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जिन्हें हम मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। कहाँ से, इन्वायरमेंट से लेके हम उन्हें कहाँ शोल्ड करते हैं, इन्वायरमेंट में शोल्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मस्क ऑफ एलिफेंट, ठीक है। हाथी के जो बड़े बड़े दांत होते हैं, ठीक है, उन दांतों को हम क्या करते हैं, उन हाथियों को किल करके उन दांतों को निकाल के हम मार्केट में उसे क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे कि इन दांतों का यूज कहाँ होता है, फॉर डेकोरेशन, ठीक है, कुछ आभूषण बनाने में और भी बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। और एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि फर, ठीक है, ये भी हम एक एनिमल से लेके भी क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। एक आता है आपका टस्क, ठीक है, ये भी हम क्या करते हैं, एनिमल से लेके उसे भी मार्केट में हम क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल एनिमल्स को या स्पेशल ट्रीज को किल करके उनमें से उनको सेपरेट करके हम मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो सारी चीजें होती हैं इन चीजों के ऊपर कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रियां डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, पर्ल्स इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इनके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं। लेकिन प्रजातियों के विलुप्त होने की स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को क्या किया है, बैन कर दिया गया है। जैसे कि मस्क ऑफ एलिफेंट, टस्क, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको क्या किया गया है, कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो ये आता है हमारा प्रोडक्टिव यूज ऑफ वैल्यू। थर्ड पॉइंट आता है सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज, ठीक है, सोशल वैल्यूज में जनरली इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे एनिमल और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्हें हम एज ए गॉड, ठीक है, एज ए गॉड मानते हैं और उसकी हम पूजा करते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में हमारे क्या आते हैं, प्लांट में आता है तुलसी, ठीक है, तुलसी के बाद बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल का पेड़, मैंगो का पेड़, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम एज अ गॉड मान के हम उनको क्या करते हैं, पूजते हैं। और अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में काऊ, बुल, स्नेक, ठीक है, पीकॉक, तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन्हें हम गॉड मान के एज अ पूजते हैं। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं जिनमें इनकी कुछ स्पेसिफिक, जिनमें इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है
उस फेस्टिवल्स में हम इन्हें गॉड मानते, गॉड की तरह इन्हें पूजते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये है हमारे सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज जो हमारी जो ह्यूमन से रिलेटेड होते हैं, जिन्हें हम अपने एनवायरनमेंट में इन सारे प्लांट्स और इन सारे एनिमल्स को एज अ गॉड मान के पूजते हैं और इन्हें एज अ प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एथिकल वैल्यूज। एथिकल वैल्यूज में आता है लिव एंड लेट लिव। इसका मतलब ये होता है जियो और जीने दो। ठीक है, अब एथिकल वैल्यूज में होता क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमारे अर्थ में ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो चुकी है और बहुत सारी प्रजातियां ऐसी भी है जो कि कंप्लीटली विलुप्त होने वाली है। ठीक है, जैसे कि जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जैसे कि आता है हमारा डोडो। ठीक है, डोडो एक पक्षी है जो कि आज की डेट में हमारे अर्थ में नहीं है क्योंकि वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, तो और कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे कि कैंगारू, ज़ेब्रा, ये ऐसे एनिमल हैं जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने की पोजीशन में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे एथिकल वैल्यूज। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के एक स्टेटमेंट दिया गया, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। नेक्स्ट हमारा आता है एस्थेटिक वैल्यूज। एस्थेटिक वैल्यूज, ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू में एस्थेटिक्स का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता। ठीक है, हमारी बायोडायवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे व्यूज है, ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है, प्लांट्स है, ऐसा इन्वायरमेंट है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे टूरिज्म जो अपना टाइम और अपना मनी स्पेंड करते हैं उस पर्टिकुलर रीजन, उस पर्टिकुलर बायोडायवर्सिटी को एंजॉय करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, इको टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जो विलिंग है पे करने के लिए पर्टिकुलर उस बायोडायवर्सिटी के लिए जो कि हमें बहुत ज़्यादा आनंद देती है। ठीक है, तो ये आता है हमारे एस्थेटिक वैल्यूज। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू जिसमें हमारी बायोडायवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे नेचर है, बहुत सारे क्रिएटिव जगह है जिसे देखने के लिए टूरिज्म दूर दूर से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शनल वैल्यूज। ठीक है, ऑप्शनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि हमारे अर्थ में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ तक हम अभी नहीं पहुँचे। जैसे कि अगर हम समुद्र की बात करें तो समुद्र की गहराइयों में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ तक अभी हम नहीं गए हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि वो जगह में किस तरीके के प्लांट्स ग्रोथ करते हैं, किस तरीके के एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अब वो जो स्पीसीज जो पर्टिकुलर उस रीजन में सर्वाइव कर रही है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं ऑप्शनल वैल्यूज में, जिसकी खोज अभी की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू। द लास्ट वैल्यू इज इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू। इकोसिस्टम सर्विस वैल्यू में हमारा इन्वायरमेंट हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा हम अपने इकोसिस्टम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, प्रिवेंट फॉर फ्लूड्स। ठीक है, सभी को पता है जब भारी बारिश होती है, वर्षा होती है तो बाढ़ आने के चांसेस होते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो होता क्या है, हमारी मट्टियाँ हमारे अर्थ की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है। तो हमारा इकोसिस्टम इसे प्रिवेंट कैसे करता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उन प्लांट्स की जो जड़ें होती है वो बहुत ही मजबूत होती है और वो जो जड़ें होती है वो उन मिट्टियों को बहुत ही मजबूती से बांधे रखती है, जिसके कारण जब भी भारी वर्षा होती है या फिर बाढ़ आती है
तो वो उन मिट्टियों को बहने से रोकती है। तो इस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी है वो किसके द्वारा होता है, इन्वायरमेंट के द्वारा होता है। ये होता कैसे है, हम सभी जानते हैं कि हमारे सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। देन ये जो अमोनिया है, रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, उन नोड्यूल्स के थ्रू प्लांट को एज ए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके थ्रू प्लांट्स ग्रोथ करते हैं और फ्रूट, लीव्स, इन सभी चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो कि इन्वायरमेंट के द्वारा क्या की जाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये था वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, अब हमने वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी में ये देखा कि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी स्पीसीज थी जो कि डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है। ठीक है, तो उन डिस्ट्रॉय होती हुई स्पीसीज को कंजर्व करना आज की डेट में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है। ठीक है, तो कंजर्वेशन, सबसे पहली चीज़ कि कंजर्वेशन किसका किया जाता है, कंजर्वेशन पर्टिकुलर उस स्पीसीज का किया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय होने वाली है। ठीक है, कब हमें कंजर्वेशन किसका करना है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी में जनरली दो मेथड्स आती हैं। पहली मेथड है हमारी इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरी मेथड है हमारी एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन होता क्या है। इन सीटू कंजर्वेशन एक ऐसा कंजर्वेशन है जिसमें उस पर्टिकुलर स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेचुरल हैबिटेट मतलब कि वो जो स्पीसीज है जिस पर्टिकुलर एरिया में डेवलप हुई है, जिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में वो ग्रोथ कर रही है, उसी पर्टिकुलर एरिया में उस एटमॉस्फेयर में उसे हम क्या करते हैं, वहाँ पे कंजर्व करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में ये हमारा एरिया है। ठीक है, इस एरिया में वो इस पर्टिकुलर स्पीसीज इस रीजन में पाई जा रही है। ठीक है, तो ये इस एरिया का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो टेम्परेचर होगा, जो पीएच होगा, जिसमें वो स्पीसीज क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, उसी पर्टिकुलर फैक्टर्स में हमें क्या करना है, उसे कंजर्व करके रखना है। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन में हमें एक बात की ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ पे उस स्पीसीज के साथ और भी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि पीपल्स मतलब आम लोग, ठीक है, वहाँ के मूल निवासी वहाँ पे भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो उन मूल निवासी को हम क्या कहते हैं, इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस पीपल कहते हैं। ठीक है, जो मूल निवासी उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करते हैं, जिस रीजन में हम उस स्पीसीज को क्या कर रहे हैं, कंजर्व करके रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस पीपल। तो ये है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब नेशनल पार्क होता क्या है, ठीक है, नेशनल पार्क हम सभी जानते हैं हमारे इंडिया में टोटल 103 नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है। ठीक है, नेशनल पार्क जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे टूरिज्म अलाउड नहीं हो सकता है, जहाँ पे किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउड नहीं रहती है, वो कम्प्लीटली और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इस नेशनल पार्क का जो एरिया होता है वो होता है हमारा 100 स्क्वायर किलोमीटर टू 500 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका जो एरिया टू इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 100 to 500 किलोमीटर होता है। ठीक है,
और ये जो नेशनल पार्क होते हैं वो नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। हमारे इंडिया का जो पहला नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं जहाँ पे हम कंजर्वेशन करते हैं वाइल्ड एनिमल्स का। ठीक है, ऐसे एनिमल जो कि डिस्ट्रॉय होने वाले हैं और जिनका कंजर्वेशन आज की डेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम रहा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ एक्टिविटीज अलाउड रहती है, जैसे कि टूरिज्म अलाउड रहता है। ठीक है, टूरिज्म वहाँ पे तब तक अलाउड रहेगा जब तक कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में, वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स की लाइफ में किसी भी तरीके का इंटरफेयर ना हो, तभी तक वहाँ पे एक्टिविटी अलाउड होगी। अगर उनकी लाइफ में या वहाँ के इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का इंटरफेयर हुआ या डिस्टर्बेंस हुआ तो वो एक्टिविटी वहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्रीज होती है वो बाउंड्रीज जो रहती है वो वेल डिफाइंड नहीं रहती है। ठीक है, हमारे इंडिया में टोटल 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जिसे हम उसके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व नहीं कर सकते, उसे हम कहाँ प्रिजर्व करके रखते हैं? लैबोरेटरीज में प्रिजर्व करके रखते हैं। मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के हम उसे किसी एक लैबोरेटरी में एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में उसे क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन की एग्जांपल्स है बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, प्लांट्स की ऐसी प्रजातियां जो कि कंप्लीटली समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है, उनके पार्ट्स को, ठीक है, क्या करते हैं? हम बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन मतलब यहाँ पे किसे कंजर्व किया जाता है? जू को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया का पहला जूलॉजिकल गार्डन जो है वो है बैरकपुर में है, जो कि 1800 में प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट आता है सीड जीन बैंक। ठीक है, सीड जीन बैंक आप नाम से ही एक्सप्लेन है कि जहाँ पे सीड और उनके जीन्स को, ठीक है, सीड और उनके जीन्स को क्या किया जाता है? प्रिजर्व करके एज अ कोल्ड टेम्परेचर में प्रिजर्व करके रखा जाता है। कोल्ड टेम्परेचर में हम क्यों रखते हैं? क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में ये सीड जो है इनकी जो एक्टिविटी होती है, वो इनएक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पीरियड में वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीटली इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण इनको हम कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये हमारा सीड जीन बैंक। नेक्स्ट आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन होता क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन जनरली क्रॉप्स का, फील्ड के ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसे हम एज अ -डिग्री पर प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे कि पॉलिन हो गया, कुछ सीड्स हो गए। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या करते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन करके रखते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जनरली हमें क्या चाहिए? लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, इसके लिए किसकी जरूरत है? हमें लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। और इस लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर सीड्स को, जीन्स को, उनके पार्ट्स को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आज हमने डिस्कस किया कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि वो पर्टिकुलर बायोडायवर्सिटी अगर उस पर्टिकुलर रीजन से डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इन फ्यूचर हम उसे कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। थैंक यू।